हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल। आज हम करने वाले हैं हमारी दुनिया का पाठ 15। पाठ का नाम है जल परिवहन और 14 पाठ हम कर चुके हैं। सभी का अभ्यास कार्य भी हम कर चुके हैं और इसी चैनल पर मैं वो सभी वीडियोस डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देखिए। आज सिर्फ हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। और इसका अभ्यास कार्य जो है मैं अब की बार आपको बोर्ड पर कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को वर्बली समझ नहीं आ रहा। तो मेरे पास कमेंट्स आए थे इस तरह के कि मैम लिखवा दीजिए आंसर। तो इस पाठ के आंसर्स को मैं बोर्ड पर कराने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज हम इस पाठ की रीडिंग कर लेते हैं और अगली वीडियो में करेंगे हम इसका अभ्यास कार्य। पाठ 15 जल परिवहन। सबसे पहली नाव शायद लकड़ी का एक लट्ठा ही था, लेकिन इस तरह बैठकर गिरने का खतरा होगा। आपको पता है ना, लकड़ी जो है पानी पर तैर सकती है। और तो जब नाव नहीं थी तो ये आइडिया लगाया गया है कि स्टार्टिंग में आदि मानव ने जो लकड़ी का लट्ठा होता है मोटा सा, उसी को पानी पर तैराया होगा। लेकिन उस नाव से या उस लट्ठे से क्या होगा, गिरने का खतरा होगा, क्योंकि वो गोल होता है ना। इसलिए तब कई लट्ठों को जोड़कर बेड़ा बनाया, यानी कि ऐसे सीधे सीधे 3-4 लट्ठे ऐसे फैला लिए और उनको आपस में रस्सी से या किसी चीज से बांध के जोड़ दिया गया होगा। उसको कहा गया बेड़ा। बाद में कुल्हाड़ी से बीच में से खोखला करना सीखा, जिसने नाव का रूप ले लिया। उसके बाद उन्होंने कुल्हाड़ी से, लकड़ी काटने की होती है ना कुल्हाड़ी, आगे से वो पैनी होती है, उससे क्या किया, जो मोटे पेड़ के तने थे उनको अंदर से छील छील कर खोखला किया गया, ताकि उसमें अंदर बैठने की जगह बन सके। और इसी तरह उसने नाव का रूप ले लिया। मेसोपोटामिया यानी कि वर्तमान इराक जो है, इराक देश का नाम है। मेसोपोटामिया के लोग जानवरों की फूली हुई खाल से नाव बनाते थे। ये जो साइड में दिया गया है तस्वीर है, एक चित्र है, इसमें दिया गया है कि एक सूअर जैसे जानवर को पानी पर उल्टा लेटाया हुआ है और उसके ऊपर आदि मानव बैठा है। यानी कि जानवर मर जाते थे, उसके बाद उनकी खाल फूल जाती थी, उसको उन्होंने तैराकर नाव के रूप में प्रयोग किया। मिस्र के निवासी आज भी नील नदी में सरकंडों या घास के गट्ठों को इकट्ठा बांधकर बेड़ा बनाकर नाव की तरह प्रयोग करते हैं। तो जो बेड़ा बनाया था उसका चलन कहीं ना कहीं आज भी हो रहा है नील नदी में। तो ये जो बातें अभी चल रही हैं ये आपको तभी समझ आ पाएंगी जब आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि नील नदी, मिस्र निवासी, मेसोपोटामिया और आदि मानव, इन सब की बातें हमने पिछले पाठों में कर ली है। तो इसलिए इस पाठ में मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी इनके बारे में। नाव में पाल का इस्तेमाल मिस्र वासियों ने पहले किया। पाल हवा के दबाव से नाव को आगे बढ़ाती थी। साइड में ना एक बादल जैसा बना हुआ है, अब हम उसमें पढ़ेंगे कि पाल क्या है। आपने ये तो पढ़ लिया पाल का इस्तेमाल किया, लेकिन पाल है क्या। नाव पर लकड़ी के खड़े ढांचे पर लगे मोटे कपड़े, मोटा कपड़ा जिसको तिरपाल भी बोलते, गांव के बच्चे हैं उन्होंने सुना होगा तिरपाल। तिरपाल के पर्दे को पाल कहते थे। नाव पर लकड़ी के खड़े, ऐसे सीधे खड़े ढांचे पर एक मोटा कपड़ा लगा दिया जाता था, जिसको पर्दे की तरह यूज किया जाता था, उसको पाल कहते थे। पाल हवा के दबाव से नाव को आगे बढ़ाता था, यानी कि उस पर जब हवा का दबाव पड़ता तो उससे नाव आगे बढ़ती थी, यानी कि नाव को आगे बढ़ने में उससे आसानी होती थी। शीघ्र ही नाव का आकार बड़ा होने लगा और इनकी गति भी तेज हो गई। धीरे धीरे फिर हर चीज में आविष्कार होते हैं ना, और अच्छा उसको बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरह नाव भी और बड़ी होने लगी और उनकी जो रफ्तार है, उनकी गति भी बढ़ने लगी। अब बड़ी नाव को जहाज कहा जाने लगा। छोटी नाव
और फिर बड़े बड़े अब जहाज बनने लगे। इनका युद्ध में भी प्रयोग होने लगा। युद्ध के जहाज या युद्धपोत को चलाने के लिए बहुत से लोग मिलकर चप्पू चलाते थे। आपने देखा होगा ना, ऐसे पतवार से चप्पू बोला जाता है उसको, चप्पू चलाना। नीचे एक पिक्चर भी दी गई है, उसमें भी दिखाया गया कि लोग ऐसे पतवार से चला रहे थे, उसको चप्पू बोला जाता था। और लड़ाइयाँ भी होने लगी थी अब, यानी कि जल युद्ध होने शुरू हो गए थे। दुश्मन के जहाज़ों में छेद करके नष्ट करने के लिए इन युद्धपोत में आगे एक नोक लगी होती थी, इसे रैम कहते थे। देखिए ये जो चित्र दिया गया है ना, इसमें आगे एक ऐसे नुकीली कोई चीज़ लगी हुई है, उसका नाम होता है रैम। और वो किस लिए यूज़ होती है कि सामने अगर दुश्मन आ रहा है और उसका जहाज है तो ऐसे हम टक्कर मारेंगे तो उससे क्या होगा, सामने वाले की नाव में छेद हो जाएगा, छेद होने से पानी भर जाएगा और वो डूब कर ही मर जाएंगे। तो ये इसलिए लगाया जाता था। अब है जल मार्ग, ब्लू कलर से लिखा हुआ है। बहुत समय पहले से ही व्यापार के लिए जहाज़ों का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि अब बिजनेस पर्पस के लिए जहाज़ों को यूज़ किया जाने लगा। लगभग 1200 वर्ष पहले केरल राज्य में पहली बार अरब के व्यापारी ढो नामक जहाज से भारत आए थे, यानी कि 1200 साल पहले जहाज़ों का प्रयोग व्यापार में होने लगा था। और बरसात के दिनों में मानसून हवाओं की मदद से वे भारत पहुंच जाते थे, यानी कि मानसूनी हवाएं जो चलती हैं उनके प्रेशर से वो भारत पहुंच जाते थे, यानी कि आसानी होती होगी उनको पहुंचने में। ब्रिटेन में पहला स्थायी जहाज कारखाना बनाया गया। पहला स्थायी जहाज़ों का कारखाना कहाँ बनाया गया? ब्रिटेन में। जहाज निर्माण की किताबें लिखी गई, यानी कि जहाज कैसे बनाए जाते हैं उस पर किताबें लिखी गई कि इस तरह से जहाज बनाए जा सकते हैं। युद्धपोत में तोप लगाई जाने लगे, यानी कि जो युद्ध में यूज़ होने वाले जहाज थे उनमें तोप अब लगने लगे। संसार में यूरोप के देशों के जहाज सबसे अच्छे थे, यानी कि पूरे संसार में यूरोपियन देशों के जहाज सबसे अच्छे माने जाते थे। उन्हें व्यापार एवं युद्ध के द्वारा संसार के कई देशों में अपना राज्य जमाया। उन्होंने क्या किया? युद्धों में भी और व्यापार के लिए भी संसार के कई देशों में अपना राज्य जमाया, यानी कि वो सबसे अच्छे माने गए। उन्होंने अपना पूरा कारोबार फैलाया। क्या तुम जानते हो, बहुत पहले केरल के शासकों ने अरब व्यापारियों को व्यापार केंद्र खोलने के लिए जमीन दी और अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी दी। केरल में मालाबार के मोपला इन पहले अधिवासियों के वंशज हैं, यानी कि बहुत समय पहले की बात है। केरल के शासकों ने, यानी कि वहाँ पर जो लोग उस टाइम शासन कर रहे थे, उन्होंने अरब से आने वाले व्यापारियों को वहाँ पर अपने व्यापार केंद्र बनाने की परमिशन दी। उन्होंने उनको परमिशन दी कि वो उनका धर्म भी अपना सकते हैं। और केरल के मालाबार के मोपला इन पहले अधिवासियों के वंशज हैं। मोपला मतलब उनका नाम रखा गया है, तो ये उन्हीं के वंशज माने जाते हैं, यानी कि उन्हीं के वंश से माने जाते हैं। लगभग 180 वर्ष पहले जहाज़ों को बनाने में लकड़ी के स्थान पर लोहे का उपयोग होने लगा। पहले तो लकड़ी की ही नाव बनती रही, लकड़ी के ही जहाज बने, लेकिन 180 साल पहले जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी की जगह या लकड़ी के साथ साथ लोहे का भी प्रयोग होने लगा। इससे ज़्यादा लकड़ी ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही, यानी कि लकड़ी की खपत कम हो गई। अब लोहे के उपयोग के बाद चप्पू की जगह गोदक, प्रोपेलर लगाए जाने लगे। पहले चप्पू चलाया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह गोदक आ गया। गोदक को प्रोपेलर इंग्लिश में कहा जाता है, यानी कि लकड़ी का जो चप्पू यूज़ किया जाता था उसकी जगह अब लोहे का प्रोपेलर यूज़ होने लगा। ये पिक्चर दी गई है, इसी के नीचे नाव में लगा प्रोपेलर एक पंखे की तरह का दिया गया है, जो ऐसे घूमता रहता होगा और पानी को हटाता रहता होगा।
वर्ष 1875 में स्टील ने लोहे का स्थान ले लिया। पहले लकड़ी ने लोहे का स्थान लिया, फिर लोहे ने स्टील का स्थान ले लिया, क्योंकि स्टील में जंग नहीं लगता और लोहे में जंग बहुत जल्दी लग जाता है, और पानी में अगर लोहे की चीज़ रहेगी तो और भी ज़्यादा उसमें जल्दी जंग लगेगा। तो जो नाव है वो तो पानी में ही ज़्यादातर रहती है, तो जंग लगने की समस्या भी समाप्त हो गई। जहाज़ों में सुख सुविधा के साधन लगने लगे, बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए। बंदरगाह होते हैं जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं, जहाँ से यात्री बैठते हैं या जहाँ पर सामान वगैरह उतारा जाता है, उनको बोला जाता है बंदरगाह। अब नीचे एक रेक्टेंगल में दिया गया है, समुद्र तट पर ऐसा स्थान जहां बहुत बड़े जहाज़ों के आकर ठहरने, उन पर सामान चढ़ाने व उतारने की व्यवस्था होती है, उसे बंदरगाह कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि बंदरगाह किसे कहते हैं, तो ये आपको बता दिया गया है कि जहां पर जहाज आकर रुकेंगे और अगर उनका टाइम नहीं है तो वो वहीं पर खड़े रहेंगे, यात्री उनमें बैठेंगे, सामान उतारा जाएगा, चढ़ाया जाएगा, तो उसे बंदरगाह कहते हैं। उस समय टाइटैनिक जहाज संसार में सबसे बड़ा था। उस टाइम की बात हो रही है, उस टाइम सबसे बड़ा जो जहाज था उसका नाम था टाइटैनिक। हैम्पटन, जो कि इंग्लैंड में है, से न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के दौरान यह जहाज एक हिमखंड से टकराकर पानी में डूब गया। एक जहाज था जो उस समय सबसे बड़ा माना जाता था, उसका नाम था टाइटैनिक, और वो अपनी पहली यात्रा पे ही था। और जब वो समुद्र में जा रहा था, चल रहा था, तो क्या हुआ, सामने एक बर्फ का पहाड़ आ गया बहुत बड़ा, और उससे उसकी जहाज की टक्कर हो गई और वो वहीं पर डूब गया था पूरा जहाज। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है टाइटैनिक नाम से, आप वो देख सकते हैं, उससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। इसमें 2207 सवार यात्रियों में से केवल 703 ही जीवित बचे थे, मतलब 2207 लोग थे, और जिसमें से ज़्यादातर मर गए थे, डूब गए थे पानी में। और पानी भी जो था बिल्कुल बर्फीला था, क्योंकि वो जो हिमखंड था वो भी तो टूट के पानी में गिरा होगा, और जिस पानी में वो हिमखंड खड़ा है तो वो भी ठंडा पानी होगा अगर वहाँ पे बर्फ़ का पहाड़ है तो उसमें से सिर्फ 703 यात्री ही बच पाए थे। आधुनिक जहाज तैरते हुए शहरों जैसे विशाल होते हैं। आजकल इतने बड़े बड़े जहाज हैं कि जैसे पूरा का पूरा शहर पानी पर तैर रहा है। सुख सुविधाओं से युक्त क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जैसे विशाल जहाज हजारों यात्रियों को समुद्र में छुट्टियां बिताने के लिए ले जाते हैं। इन्हें लाइनर कहते हैं। ये जहाज का नाम है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड द्वितीय। ये इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं कि हजारों लोग इनमें रहकर अपनी छुट्टियां बिताते हैं, और इन्हें लाइनर कहा गया है। मज़े की बात, विमान वाहक जहाज एक बड़े हवाई अड्डे जैसा होता है। विमान वाहक मतलब कि जिन जहाज़ों में विमान यानी कि एरोप्लेन भी जा सकते हैं, विमान वाहक जहाज ऐसे होते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा हो, यानी कि इतने बड़े होते हैं वो। शत्रु पर हमला करने वाले जेट विमान वाहक जहाज़ों से उड़ान भरते हैं। विमान वाहक जहाज मतलब एक पानी का जहाज होता है, और उसमें एक इस तरह से बनाया गया होता है, यानी कि वो साइज़ में भी इतना बड़ा होता है, और उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई होती है कि उसमें एक साथ कई हवाई जहाज और जेट विमान खड़े हो सकते हैं। और जब हवाई हमले होते हैं, यानी कि शत्रु पर हमला किया जाता है, तो वो जहाज विमान वाहक जहाज़ों से ही उड़ान भरते हैं। एक विमान वाहक जहाज एक बार में 50 से भी अधिक विमान ले जा सकता है। इतने बड़े बड़े पानी के जहाज आजकल हैं कि जिसमें एक बार में 50 जेट प्लेन, जो हवा में उड़ते हैं वो वाले प्लेन, ले जा सकते हैं एक ही जहाज में। कुछ जहाज दूसरे देशों से तेल की ढुलाई भी करते हैं, यानी कि पानी के जहाज़ों से क्या होता है कि दूसरे देशों से तेल भी ले जाया जाता है। इन्हें टैंकर कहते हैं। एक टैंकर 1 करोड़ बैरल तेल एक बार में ले जा सकता है। 1 करोड़ बैरल तेल को एक ही बार में उस पर लाद कर ले जाया जा सकता है। इनका आकार
टेनिस के 15 मैदानों जितना बड़ा होता है। आपने टेनिस खेलते हुए देखा होगा ना खिलाड़ियों को, तो उसका मैदान भी देखा होगा। तो इनका साइज इतना बड़ा होता है कि 15 टेनिस के मैदान मिल जाएं, इतना बड़ा उनका एरिया होता है। पनडुब्बी एक बड़े कैप्सूल के आकार वाला ऐसा जहाज जो पानी पर तैर सकता है। कैप्सूल आपने देखा होगा ना, जैसे कैप्सूल की शेप होती है वैसा होता है ये, उसे पनडुब्बी कहते हैं। और समुद्र में गहराई में गोता भी लगा सकता है, उसे पनडुब्बी कह सकते हैं। पनडुब्बी क्या होती है, साइड में एक बादल जैसा दिया गया है, उसमें बताया गया है मजे की बात। पनडुब्बी के अंदर टैंकर होते हैं। ये जो कैप्सूल की शेप बताई गई ना, इसके अंदर टैंकर होते हैं। पानी में नीचे जाने के लिए इनको पानी से भर दिया जाता है, यानी कि पानी में जब नीचे जाना है तो उसमें पानी भर दिया जाता है ताकि वो वजन से नीचे चला जाए। और पानी से जब उनको ऊपर आना होता है तो क्या करते हैं, पानी को निकाल देते हैं और उसमें हवा भर देते हैं। तो हवा हल्की होती है तो वो फिर से पानी के ऊपर आ जाता है। पनडुब्बी का प्रयोग मुख्यतः समुद्र में शत्रु के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पनडुब्बी का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि शत्रु के अगर जहाज उसी समुद्र में हैं, वहीं आसपास हैं, तो उनको नष्ट किया जाता है, क्योंकि ये नीचे चले जाएंगे तो आसानी से वो खत्म कर सकते हैं शत्रु को। करीब 115 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली पनडुब्बी बनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली पनडुब्बी कहाँ बनी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 115 साल पहले। आजकल पनडुब्बियां नाभिकीय शक्ति द्वारा भी चालित है। यह पानी के भीतर 2 वर्ष से ज़्यादा समय तक लगातार रह सकती हैं। मतलब कितनी हैरानी वाली बात है कि ये जो पनडुब्बी हैं ये लगातार 2 साल तक पानी के अंदर रह सकती हैं। यूरोप में कुछ तटीय देश ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं जो भूमि तथा जल दोनों पर चल सकते हैं। यूरोप के जो कुछ देश हैं, तटीय देश हैं, यानी कि जो समुद्र के आसपास बसे हुए हैं, वहाँ पर ऐसे वाहनों का प्रयोग होता है कि जो भूमि पर भी चलेंगे, ज़मीन पर भी चलेंगे और पानी में भी सेम वाहन चल सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आज ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसका अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो मैम की अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर मैं लेकर आऊँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।